हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10th के इतिहास का चैप्टर 1 के बारे में। यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें हम पढ़ेंगे जुलाई 1830 की क्रांति। टॉपिक का नाम है जुलाई 1830 की क्रांति। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स दशम निरंकुश एवं घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश एवं घोर प्रतिक्रियावादी शासक का मतलब, सबसे पहले हम समझते हैं निरंकुश क्या मतलब। तो निरंकुश का मतलब होता है यानी जो अपने प्रजा का नहीं सुनता है, यानी जो अपने प्रजा पर अंकुश लगा दे, यानी ना प्रजा को बोलने का अधिकार है, ना कुछ करने का अधिकार है। मान लिया जाए यानी कुछ कह ही नहीं सकता है प्रजा, इसको हम क्या कहेंगे? निरंकुश। उसके बाद घोर प्रतिक्रियावादी का अर्थ हुआ यानी प्रजा यदि उसका विरोध करे, यदि प्रजा अपने महाराज का विरोध करे तो प्रजा के भावनाओं को दबाने का प्रयास करेगा। यानी मान लो किसी कारणवश प्रजा का विरोध कर रहा है या किसी भावना को पेश कर रहा है या अपना राय दे रहा है कि महाराज आप जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, तो महाराज क्या करेगा कि कहेगा आप भाई कुछ नहीं बोलो, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या है, सही है। यानी प्रजा के भावनाओं को क्या करेगा, दबाने का प्रयास करेगा। उसे हम क्या कहते हैं, घोर प्रतिक्रियावादी। उसी प्रकार चार्ल्स दशम एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था जो फ्रांस में राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। जो फ्रांस में राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया, यानी जो जनता लोग, प्रजा लोग एक साथ हो रहे थे, एकजुट हो रहे थे, उनको क्या कर रहा था, दबाने का प्रयास कर रहा था, यानी उनके भावनाओं को दबाने का प्रयास कर रहा था। उसने संवैधानिक लोकतांत्रिक यानी संवैधानिक लोकतांत्रिक यानी जिसको हम बोल सकते हैं प्रजातंत्र। संवैधानिक लोकतांत्रिक का अर्थ हुआ प्रजातंत्र। यानी प्रजातंत्र का मतलब यानी हमें राजा चुनना है तो क्या करेंगे, जनता खुद अपना राजा चुनेगा। तो इससे उसको क्या था, बैड था। यानी चार्ल्स दशम ऐसा नहीं चाहता था कि राजा का चुनाव खुद क्या करे, प्रजा करे। यानी वो चाहता था हमेशा हम ही इस गद्दी पर बैठे रहे। तो वो एक घोर प्रतिक्रियावादी एवं निरंकुश शासक था जो यूरोप में राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास करता था। साथ ही संवैधानिक लोकतांत्रिक यानी प्रजातंत्र व्यवस्था को वह अपने देश में नहीं लाना चाहता था। और अपना प्रधानमंत्री के रूप में उसने पोलिगनेक को नियुक्त कर दिया। यानी अपना प्रधानमंत्री वह किसको बना लिया, पोलिगनेक को, जो राजा से भी अत्यंत क्या था, घोर प्रतिक्रियावादी, जो राजा से भी अत्यंत घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने क्या किया, पोलिगनेक ने क्या किया, लुई 18वें के समान नागरिक संहिता को खत्म कर क्या कर दिया, एक निरंकुशता वाली यानी समान नागरिक संहिता जो लुई 18वें के द्वारा दी गई थी, उस भावना को हटाकर एक निरंकुशता वाली शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना कर दिया। शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना कर दिया, जिसके विरोध में
लुई 18वां का जो समान नागरिक संहिता था, इसको हटाकर पोलिग्नेक ने क्या कर दिया, शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर दिया। इसके विरोध में उदारवादियों यानी जनता इसके विरोध में जब खड़ा हुआ, तो चार्ल्स दशम ने इस वर्ग के विरोध में जब प्रजा खड़ा हुआ यानी इसका विरोध करने लगा, तो चार्ल्स दशम ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों के गला घोटने का प्रयास किया, जिससे पूरे पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। जिससे पूरे पेरिस में क्या हुआ, पूरे पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। और 28 जुलाई 1830 ईस्वी को 28 जुलाई 1830 ईस्वी को फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। यानी सभी क्या हुए, अपने प्रजा से भिड़ने लगे, अपने आप में भिड़ने लगे। तो 28 जुलाई 1830 को क्या हो गया, पूरे फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसी को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है, जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से। और यह युद्ध 3 दिवस तक चला, 3 दिवस तक, यानी 28 से लेकर 31 जुलाई तक, यानी 28 से लेकर 31 जुलाई तक, 31 जुलाई 1830 ईस्वी तक यह युद्ध चलते रहा। और अंत में चार्ल्स दशम का क्या हो गया, पराजय हो गया। फलस्वरूप जब चार्ल्स दशम का पराजय हो गया, तो स्वाभाविक है अब वो इस राजगद्दी को त्याग देगा। तो वैसा ही चार्ल्स दशम किया, वो फ्रांस को त्याग कर, फ्रांस से पलायन कर कहाँ चला गया, इंग्लैंड भाग गया। फ्रांस को छोड़कर 31 जुलाई 1830 ईस्वी को कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। तो इस प्रकार अब क्या हो गया, फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत कैसे हुआ। तो जब जुलाई 1830 की क्रांति हुई और जो चार्ल्स दशम था फ्रांस के राजगद्दी को त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया, तो तब से क्या हो गया, बुर्बो वंश का अंत हो गया। क्योंकि चार्ल्स किस वंश से बिलोंग करता था, बुर्बो वंश से। अब उसका राजगद्दी नहीं रहा, तो इसका अर्थ क्या हुआ, फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया। और उसके बाद नए राजा आर्लेयंस वंश के शासक लुई फिलिप को बनाया गया। यानी जब चार्ल्स दशम का अंत हो गया, तो आर्लेयंस वंश के शासक लुई फिलिप को अब राजगद्दी पर बैठाया गया। और इसे उदारवादियों द्वारा यानी प्रजा द्वारा खुद चुनकर उस राजगद्दी पर बैठाया गया। और अब जो आई है नई तंत्र, वह किस तंत्र के रूप में है, राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र एवं लोकतंत्र, जिसको उदारवादियों, पत्रकारों आदि सारे व्यक्तियों ने चुनकर खुद नियुक्त किया कि अब से इस राजगद्दी को कौन संभालेगा, लुई फिलिप। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि जुलाई 1830 के क्रांति को हम एग्जाम्स के पेपर में कैसे लिखें जिससे हमें अच्छी नंबर मिले। तो आप यदि इस प्रकार से लिखते हैं, तो आपको जुलाई 1830 की क्रांति में फुल मार्क्स मिलने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप 10th के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में अच्छा नंबर लाने के लिए आप इस क्रांति को याद ही रखिए। क्योंकि यह क्रांति यानी जुलाई 1830 की क्रांति एग्जाम्स में बार बार पूछ दिए जाते हैं कि जुलाई 1830 की क्रांति के कारणों का वर्णन करें, या जुलाई 1830 के क्रांति का
क्या प्रभाव पड़ा, और इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि फ्रांस में बोर्बो वंश का अंत कैसे हुआ। तो हमें उम्मीद है आप जुलाई 1830 की क्रांति समझ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में पूछें, और यदि हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके बगल के बेल आइकन को दबा दे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत मिलता रहे।